और जिसका जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आपका बिजनेस हो या समाज सेवा में हो, जितना बेहतर आपका कम्युनिकेशन होगा, हम इस कोचिंग के ओपनिंग केक काट के करेंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा अपने सभी आदरणीय मेहमानों से भी। सारे कार्यक्रम किए गए हैं और बहुत जगह पर किया गया है। कानपुर देहात पूरे शहर में 4 से 5 ब्रांचें ऑलरेडी हो चुकी हैं और जितने लोग सिलेक्ट हैं, जितने लोग नौकरी कर रहे हैं एज ए टीचर, आपके सामने एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। उसमें ऑर्गेनाइजर सुनील सर के रूप में है जो कानपुर हेड ऑफिस से हैं। उसके बाद हमें तो आपको पता ही हो गया है। उसके बाद में और भी जो टीचर की श्रेणी में हैं सभी लोग सबसे फर्स्ट रो में आपको नजर आ रहे हैं। उसी के साथ में जो सिलेक्ट हुए हैं और जो एजुकेशन में सब बहुत ही निम्न स्तर के कर्मचारी थे, परंतु उनके पिताजी को मैं सलाम करता हूं कि पूरे परिवार को किस तरह उन्होंने शिक्षित किया। और आज इसके बाद में बड़े लाल चाचा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आगे आए और सेवा सदन का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और जिसके बाद मैकस चाचा जी आगे आए, मैकस चाचा जी। राष्ट्र को चाचा जी को आमंत्रित करूंगा, प्लीज आप आगे हैं। और मैं अपने पप्पू बाबा को आमंत्रित करूंगा कि वो भी आगे हैं। मैकस चाचा जी का माल्यार्पण सेवा सदन जी के द्वारा किया जाएगा। आप लोगों को तालियां बजाइए। ऐसे का भैया खा के गया, भूख लग रही है। अरे आज के दिन आपके देश का संविधान लागू हुआ, आपको इतने अधिकार के मतलब आपकी तालियां बहुत ही कम है। कम से कम बस स्टॉप तक तो जानी चाहिए आपकी तालियों की आवाज। और इसके बाद आंटी जी आप लोग आ जाइए और हमारे आंटी जी का स्वागत सेवा समिति के द्वारा किया जाएगा माल्यार्पण। आज जिस कोचिंग का आज हम लोग यहाँ पर ओपनिंग देख रहे हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसका उत्साह सेवा सर के अंदर कहाँ से आया। तो सबसे पहले ये जो पढ़े हैं तो आपके जहानाबाद के विकास इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। इसके बाद आईएएस के प्रिपरेशन करने के लिए ये कानपुर चले गए। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, परंतु उनके अंदर एक जज्बा था कि शिक्षा के अंदर क्रांति लाई है। तो आजकल आप लोग देख रहे हैं कि एक जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी और जो आज की शिक्षा पद्धति है उसमें
तो उन्होंने सोचा कि मुझे इस टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहिए और शिक्षा में एक ऐसी क्रांति लानी चाहिए ताकि हमारा क्षेत्र और हमारा देश प्रगति के रास्ते पर दिन प्रतिदिन अग्रसर हो सके। इन्होंने एक कोचिंग नहीं बल्कि 7-8 ब्रांच इनके द्वारा चलाई जा रही है। इनका जो हेड ऑफिस है अवस्था गल्ला मंडी कानपुर में है। फिर दूसरी कोचिंग इन्होंने पतारा कानपुर नगर में खोली। तीसरा कोचिंग सेंटर इनका गन्नेर कानपुर देहात में है और चौथा रानिया कानपुर देहात में है। इसके बाद इन्होंने सरवनखेड़ा कानपुर देहात में भी एक कोचिंग खोली और इसके बाद इनको जुनून आया इस शिक्षा में आगे बढ़े। तो यहाँ पर जहानाबाद में आप लोग जानते हो कि अपने यहाँ पे स्कूल कॉलेज तो अच्छी संख्या में है और अच्छे स्कूल कॉलेज हैं, परंतु किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की कमी यहाँ पर हल नहीं थी। उसको देखते हुए इन्होंने जहानाबाद में इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की नींव रखी। तो ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि आज हमारे क्षेत्र में एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों के सामने है जहां पर आप लोगों को मुख्य 3 चीजें सिखाई जाएंगी। पहला तो आप लोग इस कोचिंग के नाम से जानते हैं कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि देहात के बच्चों में बहुत कम देखा जाता है। इससे यही एक मेन कारण होता है कि जो शहर और गांव के जो बच्चे हैं उनमें विभिन्नता देखी जाती है। कहते हैं कि शहर के लड़के बहुत चालाक होते हैं पर देहात के लड़के थोड़ा सा वैसे होते हैं। तो इस चीज को हमें बदलना है। और जो तीसरी चीज है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स आपका बातचीत करने का तरीका। आप लोग अपना मैसेज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचा पाते हैं, ये कम्युनिकेशन है। और जिसका जितना बेहतर कम्युनिकेशन होगा वो चाहे फोटो आप लोग लेते रहे और वीडियो इधर से। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय शानदार नकवी जी आगे आए और शिवा सर आदरणीय प्रधान जी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा इस कोचिंग के संस्थापक शिवा सर के पिताजी जिन्होंने इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जिसके बल पर आज ये शिक्षा जैसे चीज़ों पर देश के लिए काम कर रहे हैं। अब अपने पिताजी को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं ननकू चाचा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे आए। शिवा सर ननकू चाचा जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और इस बिल्डिंग के संस्थापक डॉक्टर रामलखन कटियार जी का शिवा सर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। इनके लिए आप लोगों को जोरदार तालियां बजानी चाहिए। जो भी आज की व्यवस्थाएं आप लोग इतनी बेहतर देख रहे हैं, इन्हीं के बलबूते आज हम इतना अच्छा कार्यक्रम कर पा रहे हैं। और इसके बाद हर कर्म अपना करेंगे, आए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी दे, आए वतन तेरे
अजय निषाद जी डॉक्टर जो कि सीता पैथोलॉजी का संचालन करते हैं और एक गवर्नमेंट विभाग में भी वो कार्यरत है। वो भी चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सेवा दे रहे हैं और उनसे जब मेरी बातचीत होती है तो सबसे बड़ी बात उनके अंदर ये है कि वो कहते हैं कि उदयभान, जब भी आपको कोई भी गरीब असहाय दिख जाए तो आप चिंता मत करना, मेरे क्लिनिक में तुरंत उनको भेज देना और एक बार फोन कर देना। उनकी सेवा निःशुल्क की जाएगी और जो भी परामर्श होगी निःशुल्क की जाएगी और जो भी मार्गदर्शन होगा वो सही किया जाएगा। जहानाबाद में आप लोग पहले देखते थे कि एक आध दो अस्पताल ऐसे थे कि इन्होंने जहानाबाद को दूध का अड्डा बना रखा। तो हम लोग भी, ये हमारी पूरी टीम है, तो हर एक क्षेत्र में हमारी टीम आगे आने वाले समय में अनुराग बढ़ती रहेगी और उसका जज्बा और जोश इसी प्रकार आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। तो आदरणीय डॉक्टर साहब आए और केक काटकर इस कोचिंग संस्थान कोचिंग संस्थान की ओर से सभी लोग आप सभी मेहमानों से आप लोगों को प्यार, आप लोग ऊपर आ जाए क्योंकि हम लोगों को फोटो शूट करती है। सभी मेहमान आगे आ जाए और आप लोग फोटो अच्छे लें और वीडियो प्रॉपर बनाते रहे। आप सभी लोग आप सारे और कशिश जी के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आप लोग उनके लिए तालियां बजाइए।
इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कि दीदी जी आए और उनका साथ है रंग बसंती चोला। और हम लोग भाषा और गाने संगीत जो भी है वो चलता है, ठीक है। हेलो, आज की इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा कि कशिश जी आए और उनका सॉन्ग है धरती सुनहरी अंबर दिला। और जो एजुकेशन में सबसे बेहतरीन योगदान दिया है सभी लोग इस बैनर में आज जहानाबाद ब्रांच में सभी को दर्शाया गया है। कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ लोग आएंगे। इसके बाद हमारे और भी है जो अभी आपको संचालन कर रहे थे इंजीनियर उदय भानी साहब ग्राम लाया से, उनका भी बेहतरीन योगदान रहता है। कोई भी कार्यक्रम हो हमेशा वो आगे खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब जी के द्वारा इस कंप्यूटर संस्थान की ओपनिंग की गई
आप लोग स्टूडेंट, आप लोग ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू प्लीज कम ऑन द स्टेज प्लीज। आप लोग सुनाई नहीं दे रहे, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर सभी लोग। हाँ हाँ सारे लोग ऊपर आ जाओ, सारे लोग ऊपर आ जाओ प्लीज। आप लोग भी सारे लोग ऊपर आ जाओ और नीचे से आप लोग बेहतरीन फोटो खींचिए प्लीज। डॉक्टर साहब आप आगे आ जाइए, सारे लोग आगे आ जाइए और फोटो शूट करें, वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन फोटो बेहतरीन खींचिए आप लोग। और सभी स्टूडेंटों को केक डिस्ट्रीब्यूट करें। लगा रहे हैं, चल रहा है कैमरा इधर आई, वीडियो में लगाए जाने बंद कर दो जाएगा। आपको जितनी धन संपत्ति चाहिए वो ले लेना। आप जो भी बंगाल में करना चाहते हैं, आप जितना लूटना चाहते हैं आप लूटते रहना, परंतु आप अपनी सेना को बोल देना कि हमारे सामने नतमस्तक हो जाए। तो मेरे जाफर ने जब प्यासी कहने को शुरू हुआ तो उसने ये बोल दिया, तो उनके सैनिक थे, उनके अंदर भी लालच भरा। तो जब उनके अंदर लालच आ गया सत्ता की गद्दी का, पैसों का, तो वो लोग 300 सैनिकों से 18,000 की विशाल सेना हार गई और यहां से हमारे गुलामी की पटकथा धीरे धीरे लिखी जाने लगी। तो मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों का ये है कि आप जो वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं, कोई भी राज चले जाए, चाहे देश गर्भ में चला जाए, परंतु आज भी इस देश के सत्ता में आसीन लोगों का सिर्फ यही मकसद है कि हम लोग सत्ता पे बचे रहें और देश की चाहे जो दुर्गति होती रहे। तो इन सत्ता शासित लोगों को, आप लोगों को जहां भी आप लोग जाइएगा, कुछ भी आप लोग बन जाना, तो इनके सामने अपनी आवाज को दबने मत देना। कहीं भी आप खड़े होकर अगर गलत आपके सामने बोला जा रहा हो, गलत किया जा रहा हो, तो आप लोग वहां पे आवाज जरूर उठाना। और दूसरी चीज ये है कि आजकल जो फेसबुक और व्हाट्सएप की जो लाठी बन के तैयार हुई है, मैं थोड़ा सा समय से ज्यादा ले रहा हूं ताकि आप लोग युवा हैं और आप लोग इस देश के कर्णधार हैं, तो ये आपको सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आगे सार्वजनिक मंचों पर आएगा, उल्टा सीधा बोल के चला जाएगा, उससे नेम और फेम कमाता है, तो उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं और समर्थन भी करते रहते हैं। जैसे आप लोग अभी देखते हो, कोई हिंदू मुसलमान एक चल रहा है ना, ये व्हाट्सएप लाभी और फेसबुक लाभी, ये लोग अपने ऐसे तर्क देते हैं ताकि हम लोग समझ ना पाए और हम लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो हम युवाओं को क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य है, इस पे भी मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल के युवा सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, तो कोई भी गलत चीज का प्रचार करने लगते हैं, तो उस गलत चीज के प्रचार से आप लोग बचना चाहिए। आपका अपना धर्म है,
ये बहुत गलत है। और दूसरे टाइप के युवाओं की बात करूंगा कि जो आजकल युवा नेता आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, फलाने अध्यक्ष, इस पार्टी के अध्यक्ष, उस पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो इन युवाओं की स्थिति आप लोग देखिए कि ये लोग पहले धनार्जन का माध्यम नहीं ढूंढते, पैसा कमाने का माध्यम नहीं ढूंढते। उन्होंने जो उनके गार्जियन है उन्होंने पढ़ा लिखा कर उनको आगे बढ़ा दिया, परंतु वो क्या करते हैं? नेतागिरी। और नेतागिरी करनी चाहिए तो कौन सी सकारात्मक करनी चाहिए, परंतु वो लोग कैसे नेतागिरी करते हैं कि कोई भी गलत नारा लगा देंगे, कहीं ट्रेन में आग लगा देंगे, कई सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये नेता आगे बढ़ नहीं पाते। ये सिर्फ 25 से 30 साल तक इनका चल पाता है और उसके बाद सब यही आपको कोई गुमटी खोले मिलेगा, कोई सब्जी बेचता हुआ मिलेगा। आप पहले नेतागिरी करें, पहले आप धनार्जन का माध्यम ढूंढे, अपने परिवार की सेवा करें। ये सबसे बड़ी आपकी देश की सेवा है और देश की सेवा है। और तीसरे टाइप के युवाओं की मैं बात करना चाहता हूँ। तीसरे टाइप के युवा वो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, अपने बिजनेस की सोचते हैं। ये जो समझदार है, ये लॉबी भी देश के विकास में बहुत बड़ी कमजोरी है। क्यों? मैं इसको प्रूव करूंगा। क्योंकि जो समझदार होता है, IAS, PCS और या किसी चीज की प्रिपरेशन करता है, SSC की तैयारी करता है, अपना बिजनेस करता है और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, तो अपने आप को बहुत बड़ा समझदार कहता है। वो कहता है देश दुनिया में कुछ भी चले, हमें अपने से मतलब है। तो अगर अपने से सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, इन सभी ने अपने से मतलब रखा होता तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। जो आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं इस मंच से, शायद ये नहीं कर पाते। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सुभाष चंद्र बोस बचपन से सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे और बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया करते थे और देश के प्रति इतने चिंतित थे। अपने देश को आजादी दिलाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, कितने संघर्ष किए, कितनी बार जेल गए, परंतु इन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा ICS में एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया था और उनकी जो रैंक आई थी तो फोर्थ रैंक थी। आज का IAS, PCS का लड़का तैयारी करने वाला 16 घंटे गुजार देता है तैयारी करने, लेकिन वो 16 घंटा तैयारी नहीं करता। अगर कोई भी 8 से 10 घंटे अच्छे से तैयारी कर लेगा, ईमानदारी के साथ तैयारी कर लेगा 3-4 वर्षों में, तो जो निश्चित परिणाम उसका लक्ष्य होगा वहां तक पहुंच जाएगा। यह सब बहानेबाजी है कि मैं बिजनेस करता हूं, मैं तैयारी करता हूं, मैं गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूं, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है, अपने घर वाले से मतलब है। आप निकालिए आधा घंटा उनके लिए जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं, जो इस फेसबुक लाबी पे और व्हाट्सएप लाबी पे आते हैं और धर्म के खिलाफ बदलाते हैं और जो देश के जो महान देशभक्त उनके बारे में बताते हैं। मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिनों के पहले एक अभिनेत्री ने बोला था कि हमें आजादी 2014 में मिली थी। आजादी 2014 में मिली थी, तो वो हम अपने बुजुर्गों का मान करते हैं। आजादी हमको 1947 में मिली थी और युवाओं का समर्थन करते बोले 2014 में बीजेपी सरकार आ गई तो हमें आजादी मिल गई। ये लोग आजादी हमको दिलाएंगे जो सरकार बनाने के लिए सारी सीटें खरीद लेते हैं, विधायक खरीद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस देश के जो राष्ट्रपिता है उनको कैसे बदनाम किया जाता है। कोई कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं। एक जो इस देश के पीछे लड़के मर गया, कितनी बार जेल गया, कितने दिन भूखा नंगा फकीर बन के रहा, उसको कहते हैं देश का राष्ट्रपिता नहीं है। और आप देखिए कि देश के कितने बड़े नेता गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि वो इस देश के लिए बंटवारा करवा दिया, गांधी जी ने बंटवारा करवा दिया। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो राष्ट्रपिता उन्होंने कोई अपने मन से उपाधि नहीं दी थी, ना कोई उन्होंने अपने आप को महात्मा कह लिया
क्योंकि देश की स्थिति को आज देश की स्थिति जो है आप लोग देख रहे हैं कि जो देश की स्थिति आज हम लोग खा रहे हैं, आज हम लोगों के पास ट्रेनें हैं, बसें, सारे संसाधन उपलब्ध है, तो आज की स्थिति देख के बोल रहे हो। लेकिन अगर 150 वर्षों से पहले की स्थिति देखोगे, हमारे पास खाने के लिए सही से नहीं था, तो उस समय गांधी की ये सारी बातें समझते थे। उस समय वो कहते थे क्या कि आप लोग जाओ बोले बंदूकों से हिंसा का रास्ता अपना लो, और हिंसा का रास्ता अपना के उनका सामना हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमारे लोग थे उनकी सेनाओं पे उनके साथ लड़ा करते थे। इतने लालची हमारे देश के लोग थे। तो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं और राष्ट्रपिता रहेंगे। और मैं समय को देखते हुए आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूं कि आप अपने भविष्य को सबसे पहले संभालें और आप लोग हमेशा बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। तो आज जिन अधिकारों और जिस संविधान को लिए हम लोग बैठे हैं, इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है कि जो हमारा देश था अंग्रेजों का गुलाम था, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और इसके बाद हमारे पास कोई भी अपना कानून नहीं था, कोई भी हमारे अधिकार नहीं थे, कोई भी हमारे पास नीतियां नहीं थी जिससे हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। अब जरूरत थी कि हमारा अपना संविधान हो, हमारी अपने देश की अपने लोगों के द्वारा बनाई गई नीतियां हो। तो संविधान सभा गठित की गई और संविधान बनना शुरू हुआ। हमारे देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो हमारे देश को आजाद होने में बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी माताओं बहनों की बात से सिंदूर हट गया, और न जाने कितने भारत के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन ये आजादी हमें मिली कैसी है, ये तो सभी को पता है, परंतु इस गुलामी की मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से 150 साल पहले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब हम भारतवासियों को कितने अत्याचार सहने पड़े थे। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ना तो जी सकता था ना तो नहीं जा सकता था। जिन्होंने गुलामी की जंजीरों को हमको गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया और हमको एक बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसी
और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति साहिबा जी के द्वारा और उनके इस गीत में और जो भी उन्होंने इस देश के बारे में बोला वो बहुत ही, उनका जो बोलने का तरीका था बहुत ही निडर। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा सनी सॉन्ग होठों से छू लूं। आदरणीय हमारे सभा में उपस्थित आए हुए अतिथि महोदय एवं छात्र छात्राओं के सामने मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भी गलतियों को क्षमा करें। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीति अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो दे। आप सभी मेहमानों को और बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारे भतीजे उदयभान जी ने जैसा पहले ही बताया है, जिला अध्यक्ष और इसकी परिभाषा बता दी है। मैं जिला अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है आज कि हमारे क्षेत्र में जो एक खास ज़रूरत थी एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कंप्यूटर की शिक्षा में महारत हासिल की है, एक्सपर्ट जोन, जिन्होंने यहाँ हमारे यहाँ आज ओपनिंग की, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों और बच्चों और बड़े जो हमारे साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मुझे खुद मुझ पर जो गुजरी है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एक जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और एक एमआर की नौकरी के लिए हमारा इंटरव्यू लखनऊ में था। मुझे प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज थी और मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया और मेरे साथ एक लड़का था जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी। 3 दिन मेरे साथ रहा था। उसके बाद जब इंटरव्यू देने गए थे तो वो लड़का ने इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया था और मैं फेल हो गया था। उसका कारण ये था कि जानकारी होने के बावजूद हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे और मैं इंटरव्यू में फेल हो गया था और वो पास हो गया था। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि ये वो समय आ गया है कि शिक्षा में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। बगैर कंप्यूटर के, बगैर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कम्युनिकेशन के हम लोग विकलांग की तरह हो जाते हैं। अगर हम लोग इस पर ध्यान देंगे, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके का फ़ायदा उठाएं। शिवा सर का बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को देना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में आगे उन्होंने इसकी ओपनिंग की है और अपने बच्चों को ऐसा मौका दिया है। हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को यहाँ भेजें और उसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। जो भी त्रुटियां क्षमा करें। युद्ध में जख्मी सैनिक साथी से कहता है, साथी घर जाकर
आमंत्रित करना चाहता हूं अविनाश। अविनाश यहाँ पे हो आ जाए और इनके डांस परफॉर्मेंस है। मैं उत्तरे मिट्टी में मिल रहा हूँ।